बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान। कारवा के मुखिया के रूप में बेबीलोन का व्यापारी राजकुमार सर्रुनडा गर्व से जा रहा था। उसने बेहतरीन कपड़े और सुंदर चोंगे पहन रखे थे। उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वह अपने अरबी घोड़े पर सवार था। उसको देखकर उसकी बड़ी उम्र का पता नहीं चलता था। उसे देखकर उसके अंदर की परेशानी का पता नहीं चल सकता था। दमस्कर से यात्रा लंबी थी और रेगिस्तान में कई तकलीफ़ें थीं। उसे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। अरब के कबीले खतरनाक होते हैं और अमीर कारवा को लूटना चाहते हैं। उसे उनकी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि कारवा की सुरक्षा के लिए कई सिपाही थे। दमस्कर से जिस नौजवान को अपने साथ ला रहा था, वह उसके कारण परेशान था। यह उसके कई साल पुराने पार्टनर अरदगुल्ला का पोता हदनगुल्ला था, जिसका उस पर बहुत पुराना एहसान था जो वह चुका नहीं पाया था। वह उसके पोते के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन जितना ज़्यादा वह उसके बारे में सोचता था, वह उस नौजवान के कारण उसे उतना ही कठिन लगता था। उस नौजवान की उंगलियों और बालियों को देखकर उसने मन में सोचा, उसे लगता है ये आभूषण मर्दों के लिए हैं। फिर भी उसके पास अपने दादा का मजबूत चेहरा है, लेकिन उसके दादा कभी ऐसे भड़कीले चोंगे नहीं पहनते थे। लेकिन फिर भी मैं उसे लेकर आया ताकि मैं उसकी आगे बढ़ने में मदद कर सकूं और उस बर्बादी से निकाल सकूं जो उसके पिता ने अपनी विरासत के साथ की है। अहदगुल्ला ने उसके विचारों को तोड़ा। आप अपने कारवा के साथ लंबी यात्रा पर जाकर इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी का कभी आनंद नहीं लेते? सर्रुनड़ा मुस्कुराया। जिंदगी का आनंद? उसने दोहराया। अगर तुम सर्रुनड़ा होते तो जिंदगी का आनंद कैसे उठाते? अगर मेरे पास आपकी जितनी दौलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता। मैं कभी गर्म रेगिस्तान की सैर नहीं करता। मेरे पास जैसे ही पैसे आते मैं उन्हें खर्च कर देता और सबसे महंगे चोंगे और सबसे दुर्बल आभूषण पहनता। ऐसी जिंदगी मेरी पसंद की होती, रहने लायक होती। दोनों मर्द हंसे। तुम्हारे दादा कभी आभूषण नहीं पहनते थे। सर्रुनड़ा ने बोलने से पहले सोचा, फिर मजाक में कहा, क्या तुम काम के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकालते? काम गुलामों के लिए बना है, हदनगुल्ला ने जवाब दिया। सर्रुनड़ा ने अपने होंठ काट लिए, पर कोई जवाब नहीं दिया। वह तब तक सवारी करता रहा जब तक ढलान नहीं आ गई। यहाँ वह अपने ऊँट से उतरा और उसने दूर हरी घास की ओर इशारा किया। देखो, वहाँ एक घाटी है। वहाँ नीचे देखो और तुम बेबीलोन की दीवारें देख सकते हो। वह मीनार बेल का मंदिर है। अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं तो तुम इसके शिखर से निकलता धुआं देख सकते हो। तो ये बेबीलोन है। मैंने हमेशा दुनिया के सबसे अमीर शहरों को देखने की तमन्ना की है, अदनगुल्ला ने कहा। बेबीलोन, जहाँ मेरे दादा ने अपने काम की शुरुआत की। अगर वे आज भी जिंदा होते तो हम इतनी दिक्कत में ना होते। क्यों उनकी आत्मा को समय से ज़्यादा धरती पर रहने की आशा की जाए? तुम और तुम्हारे पिता उनके काम को अच्छी तरह आगे बढ़ा सकते हो। दुख है, हम में से किसी के पास उनकी प्रतिभा नहीं है। मैं और मेरे पिता पैसे को आकर्षित करने की कला नहीं जानते। सर्रुनड़ा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने ऊँट की लगाम कसी और घाटी के रास्ते में सवारी करता रहा। उनके पीछे लाल धूल के बादल में कारवां चलता रहा। कुछ समय बाद वे राजा के मार्ग पर पहुंचे और सिंचाई वाले खेतों के द्वारा दक्षिण की ओर चले गए। खेत जोतते 3 लोगों पर सर्रुनड़ा की नज़र पड़ी। वे परिचित लगे। कितना हास्यास्पद था। 40 साल बाद भी उन खेतों से गुजरने पर वे ही लोग खेत जोतते दिखे। ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके अंदर किसी आवाज़ ने कहा कि ये वे ही लोग हैं। एक थोड़ी कमज़ोर पकड़ के साथ हल को पकड़े हुए था। वे बैलों के साथ काम कर रहे थे, उन्हें पीट रहे थे ताकि वे हल खींचते रहे। 40 साल उसे इन लोगों को देखकर जलन हुई थी। कितनी खुशी से वह इनके साथ जगह बदल देता, लेकिन अब कितना फर्क आ गया है। गर्व से उसने अपने कारवा को देखा। अच्छे ऊँटों और खच्चरों को देखो, जो दमस्कर से अच्छे सामानों से लदे हुए आए थे। एक को छोड़कर सबका मालिक वह खुद था। उसने किसानों की ओर इशारा किया और कहा, ये अभी भी वे ही खेत जोत रहे हैं जो 40 साल पहले जोत रहे थे।
ऐसा लगता है, पर आपको क्यों लगता है कि ये वही लोग हैं? उसके दिमाग में यादें गुजर रही थीं। वह अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता? तभी उसने एक तस्वीर में अरदगुल्ला का मुस्कुराता चेहरा देखा। उसके और उसकी शक की जवानी के बीच का अंतर खत्म हो गया था। लेकिन वह उस नौजवान की कैसे मदद कर सकता था जिसके पास फिजूल खर्ची की आदत और आभूषण से भरे हाथ थे? वह काम करने वालों को ढेर सारा काम दे सकता था, पर उनका क्या करे जो अपने आप को काम से ऊंचा समझते थे। लेकिन हरदगुल्ला के कर्ज के कारण उसे कुछ करना था जो पूरी शिद्दत से किया गया हो। उसने और हरदगुल्ला ने कभी ऐसी चीजें नहीं की थी। वे इस तरह के आदमी थे ही नहीं। एक प्लान उसके दिमाग में आया। इसमें संदेह था। उसे अपने परिवार और रसूख का ख्याल रखना चाहिए। यह क्रूर होगा, इससे चोट पहुंचेगी। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के कारण उसने संदेहों को हटाया और कदम उठाने का फैसला लिया। क्या तुम यह जानना चाहोगे कि किस तरह तुम्हारे दादा और मैंने पार्टनर के रूप में काम किया जिससे इतना मुनाफा हुआ? आप सिर्फ ये क्यों नहीं बताते कि आप लोगों ने इतना सोना कैसे कमाया? मैं बस यही जानना चाहता हूँ, नौजवान ने कहा। सर्रू नडा ने जवाब को अनदेखा किया और बोलता रहा, हम हल जोतने वाले इन लोगों के साथ प्रारंभ करते हैं। मैं तुमसे ज़्यादा उम्र का था। लोगों की जिस कतार में मैं काम कर रहा था, वहाँ मेगिड्डू नाम का किसान आया और उसने मेरे हल जोतने के गलत तरीके पर नाराज़गी जाहिर की। मेगिड्डू को मेरे बगल में बेड़ियों में रखा गया था। इन आलसी लोगों को देखो, उसने जोर से कहा। हल जोतने वाला गहरे में जोतने की कोई कोशिश नहीं करता और ना ही पीटने वाले बैलों को कतार में रखते हैं। बिना अच्छी जुताई के वे कैसे अच्छी फसल की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपने कहा कि मेगिड्डू को आपके साथ बेड़ियों में बांधा गया था? अदनगुल्ला ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गले में कांसे के कॉलर और हमारे बीच एक भारी चेन से। उसके बाद भेड़ों का चोर जवादो था। मैं उसको हर्रोन में जानता था। अंत में खड़े आदमी को हम पायरेट कहते हैं क्योंकि उसने असली नाम नहीं बताया। हमें लगता था वह जहाजी था क्योंकि उसकी छाती पर जहाजियों की तरह टैटू बने हुए थे। वह कतार इस तरह बनी थी कि हम 4 की संख्या में इसमें चल सकते थे। आप गुलाम की तरह बेड़ियों में थे? अदनगुल्ला ने चकित होकर पूछा। क्या तुम्हारे दादा ने नहीं बताया कि मैं एक समय गुलाम था? वे अक्सर आपके बारे में बताते थे, पर इस बारे में कभी चर्चा नहीं की। वे ऐसे इंसान थे जो किसी के रहस्य को सुरक्षित रख सकते थे। तुम भी वैसे ही इंसान हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? सर्रू नडा ने उसकी आंखों में देखा। आप मेरी चुप्पी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है। बताइए कि आप कैसे एक गुलाम बने? सर्रू नडा ने अपने कंधे उचकाए। कोई भी इंसान गुलाम बन सकता है। जुए और शराब की लत ने मुझे इस हालात में पहुंचा दिया। मैं अपनी भाई की गलतियों का शिकार बना। एक झगड़े में उसने अपने दोस्त को मार डाला। मैं उसकी विधवा के पास गिरवी रखा गया ताकि मेरा भाई कानून से बच सके। जब मेरे पिता मुझे छुड़ाने के लिए चांदी नहीं ला सके, उसने गुस्से में मुझे गुलामों के व्यापारी को बेच दिया। कितने शर्म और अन्याय की बात है, अदनगुल्ला ने कहा। पर यह बताइए कि आपको गुलामी से मुक्ति कैसे मिली? हम उस पर आएंगे, पर अभी नहीं। मुझे अपनी कहानी सुनाने दो। जब हम गुजरते थे, खेत जोतने वाले पर पपतियाँ कसते थे। एक ने अपना फटा टोप उतारा, नीचे झुका और चिल्लाया, राजा के अतिथियों, बेबीलोन में तुम्हारा स्वागत है। वे शहर की दीवारों पर तुम्हारा भोज में इंतजार कर रहे हैं, जहाँ कीचड़ की ईंटें और प्याज का सूप दिया जाएगा। इसके साथ वे सभी हंस पड़े। पायरेट गुस्से में आ गया और उसे गाली देने लगा। इस बात से इनका क्या मतलब है कि राजा हमारा दीवारों पर इंतजार कर रहा है? मैंने उससे पूछा। शहर की दीवारों पर वे लोगों से ईंट डुलवाते हैं जब तक पीठ न टूट जाए। शायद वे पीट कर मार डालते हैं इससे पहले कि पीठ टूट जाए। वे मुझे नहीं पीट पाएंगे, मैं उन्हें मार डालूंगा। तब मेगुड्डू ने कहा, मुझे इनका मतलब समझ में नहीं आता कि मालिक मेहनत करने वाले गुलामों को पीट कर मार डालेंगे। मालिक अच्छे गुलामों को पसंद करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। कौन मेहनत करना चाहता है? जवादों ने कहा। वे हल जोतने वाले बुद्धिमान हैं। वे अपनी पीठ नहीं तोड़ रहे। वे वैसे ही हैं जैसे उन्हें होना चाहिए।
तुम जी चुराकर आगे नहीं बढ़ सकते, मेगुड्डो ने कहा। अगर तुम 1 एकड़ ज़मीन जोतते हो तो ये दिन भर का अच्छा काम है और इसे मालिक जानता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ आधा एकड़ जोतते हो तो काम चोरी कर रहे हो। मैं काम चोरी नहीं करता, मुझे काम करना पसंद है और मुझे अच्छा काम पसंद है, और काम इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। यही मेरे लिए अच्छी चीज़ें लेकर आया, मेरे खेत, मेरी गाय और मेरी फसलें, सब कुछ। हाँ, और अब वे चीज़ें कहाँ हैं? जोबदो ने कहा। मुझे लगता है समझदारी इसी में है कि बिना काम किए काम चला लो। तुम जवादों को देखना, अगर हमें दीवारों को बेच दिया गया तो वह पानी की थैली ढोने जैसा कोई आसान काम कर रहा होगा, जबकि जो लोग काम करना पसंद करते हैं वे अपनी पीठ पर ईंटें धो रहे होंगे। फिर वह मूर्खों की तरह हंसा। उस रात मुझे आतंक ने पकड़ लिया। मैं सो नहीं सका। मैंने गार्ड की रस्सी के पास गया और जब बाकी लोग सो रहे थे मैंने गोदोसो को इशारा किया, जो रखवाली कर रहा था। वह उन लड़ाकू अरबों में था, उस तरह का आदमी था जिसने अगर आपके पैसे लूटे तो वह आपकी जान भी ले लेगा। गोदोसो, मुझे बताओ, मैं फुसफुसाया, जब हम बेबीलोन पहुंचेंगे तो क्या हमें भी दीवारों को बेच दिया जाएगा? क्यों जानना चाहते हो? उसने सावधानी से पूछा। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता? मैंने याचना की। मैं जवान हूँ, जीना चाहता हूँ। मैं दीवारों पर काम करते करते पिटाई से मरना नहीं चाहता। क्या मुझे एक अच्छा मालिक पाने का मौका मिलेगा? वह वापस फुसफुसाया। मैं कुछ बताता हूँ, तुम अच्छे आदमी हो, गोदोसो को परेशान नहीं करते हो। अधिकतर मामलों में हम पहले गुलामों के बाजार जाते हैं। अब सुनो, जब खरीदार आते हैं उन्हें बताओ कि तुम अच्छा काम करते हो, एक अच्छे मालिक के लिए काम करना चाहोगे, उससे खुद को खरीदवाओ। अगर वह तुम्हें नहीं खरीदते, अगले दिन तुम ईंट ढोओगे। काफ़ी मुश्किल काम होगा। जब वह चला गया मैं गर्म बालू में लेटा रहा, आकाश को देखता रहा और काम के बारे में सोचता रहा जो मेगुड्डू ने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त होने के बारे में कहा था। उसके कारण मैं सोचने लगा कि क्या वे सबसे अच्छा दोस्त हैं? वह ज़रूर होगा, अगर उसने मुझे इस परेशानी से निकलने में मदद की। जब मेगुड्डू जागा मैंने अच्छा समाचार उसके कानों में कहा। बेबीलोन की ओर जाते समय यह हमारे लिए आशा की किरण थी। दोपहर में बाद में हम दीवारों तक गए और लोगों को काली चींटियों की तरह टेढ़े रास्तों पर ऊपर नीचे जाते आते देखा। जब हम नज़दीक आए हमें आश्चर्य हुआ कि हजारों लोग काम कर रहे हैं। कुछ नाली में खोद रहे हैं, कुछ ईंटें बनाने के लिए कीचड़ मिला रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग बड़े डलिया में ईंटें ऊपर मिस्त्रियों के पास ले जा रहे थे। देखभाल करने वाले पीछे छूटने वालों को डांटते और उन पर चाबुक बरसाते थे जो कतार में नहीं रह पाते थे। बेचारे थके हुए लोग लड़खड़ाकर अपने डलियों के नीचे गिर जाते थे, फिर उठ नहीं पाते थे। अगर वे चाबुक खाकर भी नहीं उठ पाते थे तो उन्हें बगल में धकेल दिया जाता था और वे दर्द में चीखते रहते थे। जल्दी ही उन्हें चीखकर अन्य शरीरों के पास पहुंचा दिया जाता था, जहां वे अपनी कब्र का इंतजार करते थे। जब मैंने यह डरावनी तस्वीर देखी मैं काँप उठा, इसलिए यह मेरे पिता के बेटे का इंतजार कर रहा था। अगर वह गुलामों के बाजार में सफल नहीं हुआ, गोदोसो सही था। हमें शहर के दरवाजों से गुलामों की जेल में ले जाया गया और अगली सुबह बाजार में मार्च कराया गया। यहाँ बाकी लोग डर से काँप रहे थे और पहरेदार के चाबुक उन्हें आगे बढ़ा रहे थे ताकि खरीदार उनका परीक्षण कर सके। मेगुड्डो और मैंने हर उस आदमी से बात की जिससे बात करने की हमें इजाज़त दी गई। गुलामों का डीलर राजा के सिपाहियों को लेकर आया जिन्होंने पायरेट को बांधा और खूब पीटा। अब उसने बगावत की। जब वह उसे ले गया मुझे उसके बारे में बुरा लगा। मेगुड्डो को लगा कि हम जल्दी अलग हो पाएंगे। जब कोई भी खरीदार पास नहीं थे उसने मुझे यह समझाने की कोशिश की कि भविष्य में मेरा काम कितना मूल्यवान होगा। कुछ आदमी इसे पसंद नहीं करते, वे इसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। अच्छा होगा अगर इसे अपना दोस्त बना लो, इसे पसंद करना शुरू कर दो। इसका बुरा मत मानो कि ये काम कठिन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छा घर बनाया है, तब क्या फ़र्क पड़ता है कि इसकी छत ऊंची है या ये कुएं से पानी लाने के लिए बहुत दूर है। मुझसे वादा करो बच्चे कि अगर तुम्हें एक मालिक मिलता है
तो तुम उसके लिए पूरी हिम्मत से काम करोगे। अगर वह तुम्हारे काम की तारीफ नहीं करता तो बुरा मत मानना। याद रखना, अच्छे से किया गया काम उसका भला करता है जिसने वह काम किया है। वह रुक गया जब एक किसान हमारे पास आया और हमें ध्यान से देखने लगा। मेगुड्डो ने उससे उसके खेतों और फसलों के बारे में पूछा और जल्दी ही समझ गया कि ये आदमी काम का है। गुलामों के डीलर के साथ गर्म बहस के बाद उसने अपने चोंगों से मोटा बटुआ निकाला और जल्दी ही मेगुड्डो और अपने नए मालिक के साथ निकल गया। सुबह में कुछ और लोग बिक गए। दोपहर में गोदोसो ने बताया कि डीलर परेशान है और एक और रात नहीं रुकेगा और बाकी लोगों को राजा के खरीदार के पास ले जाएगा। मैं काफ़ी आतुर हो रहा था जब एक मोटा अच्छे स्वभाव वाला आदमी दीवार के पास आया और उसने पूछा कि हमारे बीच कोई बेकर है। मैंने उससे कहा, आपके जैसा अच्छा बेकर क्यों एक कम अच्छे बेकर की खोज कर रहा है? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मेरे जैसे इच्छुक इंसान को ये काम सिखा दें? मुझे देखिए, मैं युवा हूँ, मजबूत हूँ और काम करना पसंद करता हूँ। मुझे मौका दीजिए और मैं आपके लिए सोना और चांदी कमाने में मदद करूँगा। वह मेरी इच्छा से प्रभावित हुआ और डीलर से बात करने लगा, जिसने मुझे खरीदने के बाद से अब तक नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरी क्षमता, अच्छी सेहत और अच्छे व्यवहार पर व्याख्यान देने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे एक मोटी लोमड़ी को कसाई को बेचा जा रहा हो। अंत में बहुत खुशी हुई जब सौदा पक्का हो गया। मैं अपने नए मालिक के साथ निकल गया, यह सोचते हुए कि मैं बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। मेरा नया घर मेरी पसंद का था। मेरे मालिक नाना नीड़ ने मुझे सिखाया कि खेत में पड़े पत्थर के कटौते में कैसे जौ को पीसते हैं, फिर चूल्हे में कैसे आग लगाते हैं और महीन आटा कैसे पीसते हैं जिससे शहद के केक बनते हैं। छाया में एक स्थान था जहाँ अनाज को जमा किया जाता था। पुराना गुलामों के रखवाले स्वस्ति ने मुझे अच्छी तरह खिलाया और उसे खुशी हुई जिस तरह से मैंने भारी कामों में उसकी मदद की। ये मौका था जिसकी मुझे तलाश थी, ताकि मैं खुद को मालिक के काम का बना सकूं, और मुझे आशा थी कि मैं एक दिन मुझे आज़ादी मिलेगी। मैंने नाना नीड़ से पूछा कि वह आटा गूंथने और उससे बेक करने का तरीका बताए। उसने यह मुझे दिल से सिखाया। बाद में जब मैं इसे अच्छी तरह कर सकता था, मैंने उससे पूछा कि वह मुझे शहद के केक बनाना सिखाए और मैं जल्दी ही बेकिंग के सारे काम करने लगा। मेरे मालिक को आराम करना अच्छा लगा, लेकिन स्वस्ति ने अपना सिर गुस्से में हिलाया। काम नहीं करना आदमी के लिए खराब होता है, उसने कहा। मुझे लगा कि अपनी आज़ादी खरीदने के लिए सिक्के कमाने का वक्त आ गया है। जब दोपहर में बेकिंग समाप्त हो जाती थी, मुझे लगा कि नाना नीड़ को खुशी होगी अगर दोपहर के बाद के लिए मैं काम खोज लूं और कमाई को उसके साथ बांट लूं। तब मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मैं और भी शहद के केक बनाऊं और उन्हें शहर की सड़कों के किनारे भूखे लोगों को बेचूं। मैंने अपना प्लान नाना नीड़ के साथ इस तरह शेयर किया, अगर मैं बेकिंग के काम के बाद दोपहर के बाद का समय आपके लिए सिक्के कमाने में लगाऊं, तो क्या यह आपके लिए न्याय संगत होगा कि आप अपनी कमाई मेरे साथ बांटें और मेरे पास अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ पैसा होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसने स्वीकार किया। जब मैंने उसे शहद के केक बेचने के लिए अपने प्लान के बारे में बताया, उसे काफ़ी खुशी हुई। यहाँ हम ऐसा करेंगे, उसने सलाह दी। अगर तुम एक पेनी में 2 केक बेचते हो तो उसका आधा पैसा आटा और शहद और लकड़ी खरीदने के लिए मेरा होगा। बचे पैसों का आधा मैं रखूँगा और आधा तुम रखना। मुझे उसके उदार ऑफर से बहुत खुशी हुई कि मैं बिक्री का चौथा हिस्सा रख सकता हूँ। उस रात मैंने एक ट्रे बनाई जिसमें मैं उनको रख सकता था। नाना नीड़ ने मुझे अपना एक पुराना चोंगा दिया जिसमें मैं अच्छा दिखूं, और स्वस्ति ने मुझे इसे साफ करने में मदद की। अगले दिन मैंने ज़्यादा शहद के केक बनाए। वे भूरे थे और बहुत लजीज दिखते थे। जब मैं सड़क पर गया तो ज़ोर से अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाने लगा। पहले तो किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और मैं उत्साह खो बैठा। मैं चिल्लाता रहा और दोपहर के बाद जब लोग भूखे हो गए, वह केक बिकने लगे और मेरी ट्रे खाली हो गई। नाना नीड़ को मेरी सफलता से काफ़ी खुशी हुई और उसने प्रशंसा से मेरा
हिस्सा दे दिया। मुझे अपने पैसे लेकर खुशी हुई। मेघुड्डू की ये बात सही थी कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे कामों को पसंद करता है। उस रात मैं अपनी सफलता से इतना खुश था कि मैं रात भर सो नहीं सका और मैं सोचने लगा कि एक साल में कितना कमा पाऊंगा और कितने सालों में मैं अपनी आज़ादी खरीद सकूंगा। जब मैं रोज़ केक की ट्रेड के साथ जाने लगा तो जल्दी ही मुझे नियमित ग्राहक मिलने लगे। उनमें से एक तुम्हारे दादा भी थे, अरदगुल्ला। वे कालीन के व्यापारी थे और गृहिणियों को बेचते थे। शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाकर उनके साथ कालीनों से लदा एक खच्चर होता था और एक काला गुलाम उसका ख्याल रखता था। वे अपने लिए 2 केक खरीदते थे और अपने गुलामों के लिए 2 केक, और वे केक खाते समय मुझसे बात करते थे। तुम्हारे दादा ने एक दिन मुझसे कुछ कहा जो मैं हमेशा याद रखूंगा। मुझे तुम्हारे केक पसंद हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारी मेहनत पसंद है जिससे तुम मुझे यह देते हो। यह सोच तुम्हें सफलता के रास्ते पर काफ़ी आगे ले जाएगी। अदनगुल्ला ने, लेकिन तुम कैसे समझ सकते हो कि जोश दिलाने वाले ऐसे शब्द गुलाम के लिए क्या मायने रखते होंगे जो एक बड़े शहर में अकेला है और इस शर्मिंदगी से निकलने की दिन रात कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे महीने गुजरे मेरे बटुए में पैसे जुड़ते गए। इससे मेरे बेल्ट पर आरामदायक भार बढ़ने लगा। काम मेरा सबसे अच्छा दोस्त साबित हो रहा था। जैसा मेघुड्डू ने कहा था, मैं खुश था, लेकिन स्वस्ति परेशान थी। मुझे डर है कि तुम्हारे मालिक अपना अधिक समय जुए खाने में बिता रहे हैं, उसने कहा। मैं अपने दोस्त मेघुड्डू से एक दिन मिलकर बहुत खुश हुआ। वह बाजार में सब्जियों से लदे 3 खच्चर ले जा रहा था। मैं काफ़ी अच्छी हालात में हूँ, उसने कहा। मेरा मालिक मेरा काम पसंद करता है और अब मैं फोरमैन बन गया हूँ। देखो, वह बाजार के काम के लिए मुझ पर विश्वास करता है और अब वह मेरे परिवार के लिए भी पैसे देता है। काम से मुझे अपनी परेशानी से निकालने में मदद मिल रही है। किसी दिन मुझे अपनी आज़ादी पाने में इससे मदद मिलेगी और मैं अपने खेत का मालिक बनूंगा। समय गुजरता गया और नाना पेड़ सामान बेचने के बाद मेरी वापसी के लिए ज़्यादा बेचैन होने लगा। वह मेरा इंतज़ार करता और मेरे वापस आते ही जल्दी से पैसे गिनता और आपस में बांट लेता। वह मुझसे और भी बाजार खोजने के लिए कहता ताकि बिक्री बढ़े। मैं अक्सर शहर की दीवारों के बाहर जाता ताकि गुलामों के रखवालों से मुलाकात हो सके। मैं ऐसी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने पाया कि ये रखवाले अच्छे खरीदार हैं। एक दिन मैंने जवादों को कतार में अपना डलिया ईंटों से भरते हुए देखा। वह झुका हुआ था और उसकी पीठ रखवालों के चाबुओं के निशान से भरे हुए थी। मुझे उसे देखकर बुरा लगा और मैंने उसे एक केक दिया, जिसे उसने एक भूखे जानवर की तरह खा लिया। उसकी आंखों में लालच देखकर मैं भागा ताकि कहीं वह मेरा ट्रेड न पकड़ ले। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? अरदगुल्ला ने मुझसे एक दिन कहा। ठीक वही सवाल तुमने मुझसे पूछा, इसलिए मुझे याद आया। मैंने बताया कि मेघुड्डू ने मुझे काम के बारे में बताया और कहा था कि यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है। मैंने उसे गर्व से अपना पैसों का बटुआ दिखाया और बताया कि मैं कैसे अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था। आज़ादी पाने के लिए तुम क्या करोगे? उसने पूछा। तब मैंने जवाब दिया, मैं व्यापारी बनूंगा। तब उसने मुझ में विश्वास किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं भी एक गुलाम हूँ। मैं अपने मालिक के साथ पार्टनरशिप में हूँ। रुको, अदनगुल्ला ने पूछा। मैं अपने दादा के बारे में झूठ नहीं सुनूंगा। वे गुलाम नहीं थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी। सर्रू नडा शांत रहा। मैं उनका आदर करता हूँ कि वे अपने दुर्भाग्य से बाहर निकले और दमश्कर के प्रबुद्ध नागरिक बने। तुम उनके पोते होने पर क्या उन्हीं के जैसे हो कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सच्चे तथ्यों से रूबरू हो सको? और क्या तुम गलत भ्रमों के पीछे रहना चाहते हो? अदनगुल्ला घोड़े की जीन पर सीधा हो गया। भावनाओं से गहरी आवाज़ में उसने जवाब दिया, मेरे दादा को सभी पसंद करते थे। उनके अच्छे कामों की कमी नहीं थी। जब अकाल आया तो क्या उन्होंने अपने सोने से इजिप्ट से अनाज खरीदकर अपने कारवा से दमश्क लाकर भूखों में नहीं बंटवाया? अब आप कहते हैं कि वे बेबीलोन में एक अपेक्षित गुलाम थे। अगर वे बेबीलोन में गुलाम बने रहते तो वे अपेक्षित रह जाते, लेकिन जब वे अपने खामों में दमश्क में
महान आदमी बने तब देवताओं ने उनके दुर्भाग्य को दूर किया और उन पर सम्मान की वर्षा कर दी। सर्रुनडा ने कहा। यह बताने के बाद कि वह एक गुलाम थे, सर्रुनडा ने कहा। उन्होंने बताया कि वे अपनी आज़ादी के लिए कितने बेचैन थे। अब उनके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे थे, तो वे यह सोचकर परेशान थे कि अब क्या करेंगे। उनकी बिक्री अच्छी नहीं चल रही थी और वे अपने मालिक का सपोर्ट छोड़ने से डर रहे थे। मैंने उनके अनिर्णय का विरोध किया। अपने मालिक से बिल्कुल मत चिपके रहो। आज़ाद इंसान होने का एहसास तुरंत ले लो। एक आज़ाद इंसान की तरह बर्ताव करो और उसकी तरह सफल बनो। यह तय करो कि क्या पाना चाहते हो और उसे पाने के लिए काम शुरू कर दो। रास्ते भर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कायरता को धिक्कार करके मैंने बहुत अच्छा किया। एक दिन मैं दरवाज़ों के बाहर गया और एक बहुत बड़ी भीड़ को देखकर खुश था। जब मैंने एक इंसान से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, तुमने सुना नहीं? भागने वाला एक गुलाम जिसने राजी के सिपाहियों को मार डाला, आज उसका फैसला होगा और उसे उसके अपराध के लिए पीट कर मारा जाएगा। खुद राजा भी यहाँ आएंगे। पिटाई के स्थान के पास भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा कि मेरे जाने से कहीं मेरे केकों का ट्रे उलट न जाए, इसलिए मैं एक दूरी दीवार पर चढ़ गया ताकि लोगों के सिरों के ऊपर से देख सकूं। सौभाग्य से मैं नेबूचडनेच्चर को खुद देख सकता था। जैसे वह अपने सोने के रथ में आया, मैं पिटाई को नहीं देख सका, लेकिन मैं उस बेचारे गुलाम की चीखें सुन सकता था। मेरी समझ में नहीं आया कि हमारे सुंदर राजा जैसा अच्छा आदमी कैसे इतना दुख दे सकता है, लेकिन जब मैंने उसे अपने दरबारियों के साथ हंसते देखा तो मैं समझ गया कि वह क्रूर था और ये भी जान गया कि इस तरह के अमानवीय काम गुलामों से दीवारें बनवाने के लिए ज़रूरी हैं। जब गुलाम मर गया, उसका शरीर पैरों में रस्सी बांधकर एक खंभे से लटकाया गया ताकि सभी देख सकें। जब भीड़ हटने लगी, मैं पास गया। उसकी बालों से भरी छाती पर 2 सांपों के टैटू थे। वह पायरेट था। अगली बार मैं अरदगुला से मिला, जो वह बदल चुका था। पूरे उत्साह से उसने मुझसे कहा, देखो, जिस गुलाम को तुम जानते थे वह अब एक आज़ाद इंसान है। तुम्हारे शब्दों में जादू है। मेरी बिक्री और मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी पत्नी खुश है। वह एक आज़ाद औरत थी, मेरे मालिक की भतीजी थी। उसकी इच्छा है कि वह एक ऐसे अजनबी शहर जाए जहाँ कोई नहीं जानता हो कि मैं पहले गुलाम था। जब हमारे बच्चे अपने पिता के दुर्भाग्य पर आने वाली मुसीबतों से दूर रहेंगे। काम मेरा सबसे बड़ा मददगार हो गया है। इसने मेरा विश्वास बढ़ाया है और बेचने की मेरी क्षमता बढ़ाई है। मैं काफ़ी खुश था कि मैं छोटे तौर पर ही सही, पर उसके उत्साहवर्धक के बदले कुछ दे सका। एक शाम स्वस्ति मेरे पास काफ़ी दुख में आई। तुम्हारा मालिक परेशानी में है। मुझे उसके लिए डर लग रहा है। कुछ महीने पहले वह जुए में बहुत कुछ हार गया था। अब वह किसान को अनाज और शहद के लिए भुगतान नहीं करता। वह कर्जदाताओं को भी पैसे नहीं देता। वह गुस्से में है और उसे पीटना चाहता है। हम उसकी गलती पर क्यों चिंता करें? हम उसके संरक्षण नहीं हैं। मैंने बिना सोचे कहा। मूर्ख नौजवान, तुम समझे नहीं। उसने कर्जदाता से कर्ज लेने के लिए तुम्हें गिरवी रखा है। नियम के अनुसार वह तुम पर दावा करके तुम्हें बेच सकते हैं। मुझे पता नहीं है मैं क्या करूं। वह एक अच्छा मालिक है। क्यों? लेकिन ऐसी परेशानी उस पर क्यों आनी चाहिए? सरस्वती का डर निराधार नहीं था। अगली सुबह जब मैं वेकिंग कर रहा था, कर्जदाता शशि नाम के आदमी के साथ लौटा। उस आदमी ने मुझे देखा और कहा कि मैं ठीक हूँ। कर्जदाता ने मेरे मालिक के लौटने का इंतजार नहीं किया, लेकिन स्वस्ति को उसे बताने के लिए कहा कि वह मुझे ले जा रहा है। अपने शरीर पर चोंगा और बेल्ट से पैसों की थैली के साथ वह मुझे बेकिंग का काम पूरा किए बिना ले गया। मैं अपनी गहरी आशाओं से ऐसे छीन लिया गया जैसे आंधी पेड़ को जंगल से उखाड़ देती है और उफनते समुद्र में डुबो देती है। फिर से जुए और शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया था। शशि एक बदतमीज और बदमिजाज आदमी था। वह मुझे शहर के पार ले गया। मैंने उसे उस काम के बारे में बताया जो मैं नाना नेड़ के लिए कर रहा था और कहा कि ऐसा काम मैं उसके लिए कर सकता हूँ, पर उसके शब्दों में मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली। मुझे ये काम पसंद नहीं था। मेरे मालिक को भी पसंद नहीं है। राजा ने उसे बताया कि उसे बड़ी नहर बनाने के लिए ज़रूरत है। मालिक ने शशि को
और भी गुलाम खरीदने को कहा ताकि जल्दी काम हो और ख़त्म हो जाए। लेकिन कितने लोग इस काम को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं? एक ऐसे रेगिस्तान के बारे में सोचो जहाँ एक भी पेड़ नहीं है, सिर्फ कुछ झाड़ियाँ हैं और एक जलता सूरज है जिसके कारण पानी इतना गर्म हो जाता है कि हम पी भी नहीं सकते। फिर ऐसे लोगों की कतारों के बारे में सोचो जो सुबह से लेकर रात तक भारी डलियों में धूल मिट्टी ढो रहे हैं। फिर कुलीनाद में हमें भोजन परोसा जा रहा है जिससे हम भुक्कड़ों की तरह खा रहे हैं। हमारे पास कोई तंबू नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है। मैंने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया। मैंने अपना बटुआ एक जगह छुपा लिया और सोचता रहा कि क्या मैं इसे फिर से कभी खोद पाऊंगा। शुरू में तो मैंने उत्साह से काम किया, लेकिन जैसे महीने बीतते गए मेरी हिम्मत टूटने लगी। फिर बुखार की गर्मी ने मेरे थके शरीर को चपेट में ले लिया। मेरी भूख खत्म हो गई और मैं मटन और सब्जियां नहीं खा पाता था। रात में मैं दुख के कारण जागा रहता था। इस परेशानी में मैं सोचने लगा कि जवादों का प्लान सबसे अच्छा नहीं था, जो काम में पीठ तुड़वा डाले। फिर मैंने याद किया जब मैं उससे आखिरी बार मिला था और मैंने समझा कि उसका प्लान अच्छा नहीं था। मैंने पायरेट के बारे में कड़वेपन से सोचा और मुझे लगा कि उसकी तरह लड़कर मरना अच्छा है। उसके खून से लथपथ शरीर ने याद दिलाया कि उसका प्लान भी बेकार था। तब मैंने मैगिड्डू से आखिरी मुलाकात को याद किया। उसके हाथ कड़ी मेहनत से बुरी तरह खराब हो गए थे, पर उसका दिल हल्का था और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसका प्लान बेस्ट था। हालांकि मैं मैगिड्डू की तरह काम करने को तैयार था, पर उसने मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। मेरा काम मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं दे पाया? क्या वह काम था जिसने मैगिड्डू को खुशी दी, या फिर क्या खुशी और सफलता सिर्फ देवताओं की गोद में रहते हैं? क्या मुझे ज़िंदगी भर अपनी इच्छा पूरी किए बिना और बिना खुशी या सफलता के गुजारना होगा? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में उमड़ते रहे और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सच में मैं बहुत उलझन में था। कई दिनों बाद जब मुझे लगा कि मेरा साहस खत्म हो गया है और मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है, तब शशि ने मुझे बुलाया। मेरे मालिक के यहाँ से एक संदेश वाहक मुझे बेबीलोन वापस ले जाने आया। मैंने अपना बटुआ निकाला, अपने आप को फटे हुए चोंगों में लपेटा और साथ चल पड़ा। जैसे हम बढ़ते गए, मेरे परेशान दिमाग में विचारों के तूफान चलते रहे। मुझे अपने पैतृक गांव हर्रोन में लोकप्रिय कुछ शब्द याद आ रहे थे। इंसान को चक्रवात की तरह करें परेशान, उसे घुमाए मानो आया हो तूफान, उसकी दिशा का ना हो कोई ज्ञान, तकदीर ले जा रही हो कोई राय अनजान। क्या मैं ऐसी किसी चीज़ की सज़ा पा रहा था जो मैं जानता भी नहीं था? आगे चलकर कौन सी और परेशानियां मेरा इंतज़ार कर रही थी? जब मैं अपने मालिक के घर पहुंचा तो मेरे आश्चर्य का सोचो जब मैंने अरदगुल्ला को वहाँ अपना इंतज़ार करता पाया। उसने मुझे नीचे उतारा और बिछड़े भाई की तरह मुझे गले लगाया। जब हम अपने रास्ते चले तो मैं उसके पीछे वैसे जाता जैसे एक गुलाम मालिक के पीछे जाता है, लेकिन उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। उसने अपनी बाहें मेरी चारों ओर डाली और कहा, मैंने तुम्हें हर जगह खोजा। जब मैं पूरी तरह आशा छोड़ रहा था, मेरी मुलाकात सरस्वती से हुई, जिसने मुझे कर्जदाता के बारे में बताया और वह मुझे मालिक के पास ले गया। उसने काफ़ी बहस की और मुझसे काफ़ी कीमत मांगी, लेकिन तुम इसके लायक हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत से मुझे इस सफलता की प्रेरणा मिली है। मैगिड्डू की सोच है, मेरी नहीं, मैंने कहा। मैगिड्डू की और तुम्हारी, तुम दोनों के कारण ही हम दमस्कर जा रहे हैं और मुझे तुम जैसा पार्टनर चाहिए। देखो, उसने कहा, एक पल में तुम आज़ाद आदमी हो जाओगे। ऐसा कहते हुए उसने अपने चोंगों से मिट्टी का टैबलेट निकाला जिस पर मेरा टाइटल था। उसे इसने सिर के ऊपर उठाया और पत्थरों पर मारकर उसके 100 टुकड़े कर दिए। फिर उसने टुकड़ों को पैरों से तब तक कुचला जब तक वह धूल नहीं बन गई। कृतज्ञता के आंसुओं ने मेरे आंखों को भिगो दिया। मैं जानता था मैं बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। तुम देख सकते हो कि इस महान दुख के समय में भी काम मेरा सबसे अच्छा दोस्त निकला। काम करने की मेरी इच्छा ने मुझे दीवारों पर काम करने वाले गुलामों की तरह बिकने से बचाया। इसने तुम्हारे दादा को भी प्रभावित किया, जिन्होंने मुझे पार्टनर के रूप में चुना। तब अदन गुला ने पूछा, क्या मेरे दादा की सफलता का रहस्य उनका काम था?
जब मेरा उनसे परिचय हुआ तब यह एकमात्र रहस्य था। सर्रू नडा ने कहा, तुम्हारे दादा को काम करने में आनंद आता था। देवताओं ने उनकी कोशिश की प्रशंसा की और उन्हें अच्छा पुरस्कार दिया। मैं देख सकता हूँ, अदनगुल्ला ने सोचते हुए कहा। काम से उनके बहुत सारे दोस्त आकर्षित हुए, जिन्होंने उनकी मेहनत और सफलता की तारीफ की। काम से उन्हें काफ़ी इज्जत मिली, जिसका उन्होंने दमस्कर में आनंद उठाया। काम से उन्हें सारी चीज़ें मिली जो मैं चाहता हूँ, और मुझे लगता था कि काम गुलामों के लिए होता है। जीवन ऐसे कई आनंद से भरा है जो इंसान पसंद करते हैं। सर्रू नडा ने कहा, सबका अपना स्थान है। मुझे खुशी है कि काम गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं जीवन के सबसे बड़े आनंद से वंचित रह जाता। मैं कई चीज़ें पसंद करता हूँ, लेकिन वह काम का स्थान नहीं ले सकता। सर्रू नडा और अदनगुल्ला बेबीलोन की दीवारों की छाया में चलते हुए बड़े कांसे के दरवाजे में घुसे। उन्हें देखते ही प्रहरी सावधान हो गए और उन्हें सम्मान दिया। अपना सर ऊंचा रखते हुए सर्रू नडा उस कारवा को दरवाजों के भीतर ले गया। मैं हमेशा अपने दादा की तरह होना चाहता था, अदनगुल्ला ने कहा। उसके पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि वे किस तरह के आदमी थे। आपने मुझे यह दिखाया है। अब चूंकि मैं जान गया हूँ, मैं उनकी और प्रशंसा करता हूँ और उन्हें और भी पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि सफलता की चाबी देने के लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं उनकी तरह विनम्रता से शुरुआत करूंगा, और यह तरीका आभूषण और महंगे चोंगों से ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कहते हुए अदनगुल्ला ने अपने कानों से बालियों और उंगलियों से अंगूठियों को निकाला। फिर अपने घोड़ों पर लगाम कसते हुए वह पीछे गया और कारवा के नेता के पीछे पूरे आदर से चलने लगा।